हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 6। आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹100। आप फोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studycommerce.net। यहाँ पे क्विजेज सेक्शन में आपको नेट, पीजीटी कॉमर्स और यूपीएचसीएससी से रिलेटेड क्विजेज मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्सेज की डिटेल्स प्लस हमारे वीडियोस भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बैंक ओवरड्राफ्ट इज। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स एसेट्स है या नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, करंट लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटीज बोला जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? जो बैंक्स होते हैं ये अपने कस्टमर्स को कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी वन ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी है, जहां पर अगर कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी वो कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। इसके लिए फिक्स रेट से इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है अगर कोई कस्टमर इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? गोइंग कंसर्न, डुअल एस्पेक्ट, मनी मेजरमेंट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बेस्ड होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड होता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो एटलीस्ट दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो इस इक्वेशन को बैलेंस करता है। तो जो इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो अमाउंट होगा वो एसेट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेट इज। रिजर्व, प्रोविजन, लायबिलिटी या नन ऑफ दीज? तो बैड डेट को मीट करने के लिए जो अमाउंट अलग किया जा रहा है इसे हम प्रोविजन कहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक है आपका प्रोविजन और दूसरा होता है रिजर्व। प्रोविजन हमेशा नॉन लायबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है, ऐसी लायबिलिटी जिनके बारे में हमें पता है कि फ्यूचर में ये लायबिलिटी बनेगी, लेकिन कितना अमाउंट होगा ये एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं किया जा पाता है। आपने किसी को पैसा दिया, अब कुछ पैसा आपको पता है कि रिसीव नहीं होगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रोविजन बना लेते हैं। एक्यूरेटली हमें नहीं पता है कि कितना अमाउंट बैड डेट का होगा, लेकिन एक पहले से प्रोविजन बना लिया जाता है। रिजर्व्स क्या होते हैं? अननोन लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो सकती है या कोई अनसर्टेनिटी आ सकती है जिसमें पैसों की ज़रूरत हो सकती है, उसके लिए रिजर्व्स को बनाया जाता है। कई तरीके की प्रोविजंस बनाए जाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, टैक्सेशन, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट, इस तरीके से प्रोविजंस बनाए जाते हैं। प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी ये मैटर नहीं करता कि प्रॉफिट हो रहा है किसी साल में या नहीं हो रहा है, ये प्रोविजन बनाया जाता है। जबकि रिजर्व्स क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, यानी रिजर्व्स को तभी बनाया जाता है जब किसी साल प्रॉफिट हो रहा हो। तो ये प्रोविजंस क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। जिस साल भी प्रोविजन क्रिएट किया जा रहा है उस साल के प्रॉफिट को प्रोविजंस रिड्यूस कर देते हैं। और जब ये लॉस जिसके लिए प्रोविजन बनाया गया है, जब एक्चुअली में वो लॉस होता है, तब प्रोविजन के अगेंस्ट उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। प्रोविजंस को क्रिएट करने के लिए जो पीएल अकाउंट होता है इसको डेबिट किया जाता है। प्रोविजंस को कभी भी बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जबकि रिजर्व्स को बिजनेस के बाहर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। प्रोविजन के अमाउंट को कभी भी डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि रिजर्व्स में कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जिनको डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो बैड डेट्स क्या है? प्रोविजंस हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹500 इज रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट इन प्लेस ऑफ मशीनरी अकाउंट, दिस इज द एरर ऑफ। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर या एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ और ओमिट हो गया, यानी कि उसको बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया।
मान लीजिए गुड्स को सेल किया गया कैश पर, लेकिन उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो इसे हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है रॉन्ग अमाउंट को एंटर करना। अगर रॉन्ग अमाउंट एंटर हो जाता है जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स में, तो उसे हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। जैसे गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹420, लेकिन इसे हमने रिकॉर्ड कर दिया है 240 पर, तो ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन होगा। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जिसमें दो जो इस तरीके की गलतियां हों जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें, यानी एक जगह हमने कोई गलती की और दूसरी जगह जा करके फिर कोई ऐसी गलती की जिसकी वजह से जो ये मिस्टेक हुई थी वो न्यूट्रलाइज हो गई या कंपनसेट हो गई, तो इसे हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। मान लीजिए एक्स के अकाउंट में आपको 50 रुपया डेबिट करना था लेकिन आपने 500 रुपया डेबिट कर दिया, और वाई के अकाउंट में 500 डेबिट करना था लेकिन हमने क्या किया, 50 रुपया डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों एरर्स एक दूसरे को कंपनसेट कर दे रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो वायलेट हो जाते हैं तो उन्हें हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। ये दो केसेस यहाँ पर हो सकते हैं, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट करें एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर देते हैं एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ₹500 रिकॉर्ड तो करना था मशीनरी अकाउंट में, लेकिन हमने वेजेस अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर दिया, तो यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का वो वायलेट हो रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन इन शेयर्स और डिबेंचर कैन ओनली बी इशूड बाय पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोथ या नन ऑफ दीज। तो पब्लिक को शेयर या डिबेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है, सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। तो इसके लिए वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें सारी डिटेल्स दी होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्निंग रिसीव्ड इन एडवांस इज। अगर एडवांस में पैसे रिसीव हो रहे हैं कुछ, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेट्स, इनकम, लायबिलिटी या नन ऑफ द अबव। तो अर्निंग एडवांस में रिसीव हो गई है, यानी कि अगर हमको कोई गुड्स ट्रांसफ़र करना था किसी को, वो हमने अभी किया नहीं है, लेकिन हमें जो अमाउंट है वो पहले ही रिसीव हो गया है, तो ये लायबिलिटी होगी एक फर्म के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, अर्निंग रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक ₹15,000, परचेजेस 40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹52,000 और सेल्स दिया है 57,000। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेल्स कितना दिया है, ₹57,000 दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया है ₹52,000। तो यहाँ हम इसको निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा ₹5,000। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, ₹5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए एंड बी हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 के रेशियो में। सी को एडमिट किया गया है 1/3 के लिए, और हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹1। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, सी आया है 1/3 के लिए, तो यहाँ हम 1 - 1/3 करेंगे। ₹1 का जो प्रॉफिट था उसमें से 1/3 चला गया है सी को, तो बाकी लोगों को कितना मिलेगा, 1 - 1/3 यानी 2/3। तो ए का हम न्यू शेयर निकाल ले रहे हैं। तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3, ये हो जाएगा आपका 6/12। इसी तरीके से हम बी का नया शेयर निकाल लेते हैं। बी का नया शेयर हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3, 2/12। सी का शेयर क्या है, 1/3 है, तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। पहले 12 हमने एलसीएम ले लिया। ए का है 6, बी का है 2, तो सी का कितना हो जाएगा, 3 4 12 यानी 4/12। तो सी का शेयर कितना हो गया, 4/12। तो यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, 6:2:4। इसे हम और छोटा कर सकते हैं, 2 3 6,
2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 3:1:2। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एसेट्स दिया है बिजनेस की 21,315, लाइबिलिटी दिया है 4,120 और ओनर्स कैपिटल पूछा गया है कि कितनी होगी। तो हमने फॉर्मूला देखा था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल हो जाएगा आपका एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट कितनी दी है 21,315, इसमें से हम 4,120 को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 17,195। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनर इन अ फर्म कैन नॉट ट्रांसफर इट शेयर टू आउटसाइडर, कैन ट्रांसफर इट शेयर्स विद कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी, कैन ट्रांसफर शेयर्स विदाउट कंसेंट ऑफ द मेंबर्स, या फोर्थ है कैन ट्रांसफर शेयर्स विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इसके लिए सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना ज़रूरी है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा कि एक पार्टनर अपने शेयर को तभी ट्रांसफ़र कर सकता है जब जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब का कंसेंट हो। अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं है तो शेयर को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर राइटिंग कमीशन ऑन शेयर शुड नॉट एक्सीड। शेयर पे अंडर राइटिंग कमीशन कितना होना चाहिए 2%, 5%, 4% या 3%। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स पे 5% से ज़्यादा अंडर राइटिंग कमीशन नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा 5%। और अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो ये 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक दिया है 53,400, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 75,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 5,000 और परचेजेस दिया है 82,000 और हमसे पूछा गया है कि ओपनिंग स्टॉक क्या होगा। देखिए कुछ अकाउंटिंग फॉर्मूलाज हैं जिनके बेस पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। शॉर्ट में इस तरीके से हम इन फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है सेल्स का, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पर 53,400, इसमें हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है आपको 75,000, माइनस करेंगे हम इसमें से परचेजेस जो है 82,000। तो ये आपका हो जाएगा 1,28,400 माइनस हम करेंगे इसमें से 82,000। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 46,400। ये क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा 46,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, ओनर्स, कस्टमर्स या रेगुलेटर्स। डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर पे एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिजनेस, सर्विस, चैरिटी या प्रोफेशन। दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो जिनका डायरेक्ट मोटिव या मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट गेन करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन या कंजम्पशन से रिलेटेड होती हैं और उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए की जाती हैं। तो यहाँ बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट अगर हम चैरिटी की बात करें तो ये क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंसेस फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट बाय अ पब्लिशर इज।
अगर एक पब्लिशर कॉपीराइट एक्वायर करने के लिए एक्सपेंस कर रहा है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो किसी फिक्स एसेट को अक्वायर करने के लिए या उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए अगर एक्सपेंस किया जा रहा है तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग पे अमाउंट खर्च करना, प्लांट एंड मशीनरी पे करना, फर्नीचर पे करना, ये सारे क्या हैं? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स पे खर्चा किए जा रहे हैं। इनका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड में रिसीव होता है, इसीलिए इन्हें हम एज एन एसेट लिखते हैं। फिक्स एसेट्स की अगर हम बात करें तो दो तरीके के फिक्स एसेट्स होते हैं, टेंजिबल होते हैं, दूसरे होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारे क्या हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। दूसरे क्या होते हैं? ऐसे फिक्स एसेट्स जो कि इनटेंजिबल होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, फिजिकल रूप में जो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या है? फिक्स एसेट्स हैं जिनका हमें लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम में बेनिफिट मिलता है। जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारे क्या हैं? इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। इन पे जब कोई खर्चा किया जाता है तो उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ कॉपीराइट पे खर्चा किया जा रहा है तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट एक साल में ही, जो करंट ईयर होता है उसी में ही रिसीव हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? जो डे टू डे रनिंग के लिए बिजनेस के जो हम एक्सपेंसेस करते हैं वो सारा क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस का हिस्सा होता है। जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, सेलिंग एक्सपेंसेस देना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देना। थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि रेवेन्यू नेचर के तो होते हैं लेकिन इनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में रिसीव होता है। ये जो एक्सपेंडिचर होता है इसका जो बेनिफिट होता है वो जनरली 3 से 7 साल तक में मिलता है, 3 to 7 ईयर्स तक होता है। तो इसीलिए एक साथ पूरे अमाउंट को पीएल में नहीं दिखाया जाता है। तो जितने ईयर्स तक का ये बेनिफिट है उन ईयर्स में जो एक्सपेंस है इसको स्प्रेड कर दिया जाता है किसी एक साल में दिखाने के बजाय। इस एक्सपेंडिचर का एक पार्ट जो होता है उसको पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है, जो अनरिटन पोर्शन होता है उसको हम एसेट साइड में दिखाते हैं। तब तक दिखाते हैं जब तक कि ये पूरा जो एक्सपेंस है वो राइट ऑफ नहीं हो जाता है। मान लीजिए कंपनी 2 लाख का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर रही है अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और मान लेते हैं कि 5 ईयर्स तक ये एस्टिमेट किया गया है कि इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो 2 लाख का अमाउंट है इसको हम 5 सालों में दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे? 40,000 हम हर साल राइट ऑफ करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको हम एसेट साइड में एज एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस शो करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 6 में अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।